Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we are going to discuss about the exothermic and endothermic nuclear reactions. First of all, we shall discuss about the exothermic nuclear reactions. हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं. हम कहते हैं ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और ऐसा रिएक्शन जिसको स्टार्ट करने के लिए हमें एनर्जी एज अ इनपुट देनी पड़ती है इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. आज इन्हीं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को हम न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करेंगे, क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं जब दो न्यूक्लियाई आपस में टकराती हैं उनके दरमियान एक रिएक्शन होता है तो उसके केस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है. तो जब एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो क्या इसका मतलब सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं? बिल्कुल भी नहीं. कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं. तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कौन सा डिफरेंस है, किस बेस पे हम इनको डिफ़र कर सकते हैं, किस बेस पे इनको हम फाइंड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी क्यू वैल्यू पे. क्यू वैल्यू अब क्या होती है? क्यू वैल्यू होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन में रिलीज़ होती है या किसी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए हमें देनी पड़ती है. ये होती है क्यू वैल्यू. अब किसी भी रिएक्शन की क्यू वैल्यू को फाइंड करने का तरीका क्या है? क्यू वैल्यू पता होगी तो हम कह सकेंगे कि ये रिएक्शन हमारे पास एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है. कैसे? पहले देखते हैं कि क्यू वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं. अब क्यू वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि मैस ऑफ रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास न्यूक्लियाई होंगे, जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स होंगे उनके मैस को ऐड कर लिया जाएगा. तो उस मैस ऑफ रिएक्टेंट्स में से हम मैस ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास चीज़ें होंगी उनके मैस को ऐड करके मैस ऑफ रिएक्टेंट्स में से जब माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास होगी क्यू वैल्यू. क्यू वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि मैस ऑफ रिएक्टेंट्स में से हम मैस ऑफ प्रोडक्ट्स को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो बताएगा कि रिएक्शन कौन सा है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है. कैसे बताएगा? अगर तो क्यू वैल्यू का आंसर पॉजिटिव आ जाए, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. और अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव आ जाए, उसके आंसर में नेगेटिव साइन अपेयर हो जाए तो हम कह देंगे कि ये रिएक्शन क्या होगा, ये हमारे पास एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन होगा. अब हम बारी बारी दोनों को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देखते हैं कि एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं. The reaction in which energy is released in the environment is called exothermic reaction. कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसको करवाने के दौरान एनर्जी क्या है, रिलीज़ हो रही है, हमारे माहौल में एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन. द न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन. किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कब कहेंगे? व्हेन द वैल्यू ऑफ क्यू इज़ पॉजिटिव, यानी जब क्यू वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी. यहाँ पे लिखा है क्यू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. इसका मतलब क्या है कि वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो आ रही है, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है. तो रिएक्शन कौन सा होगा? ये एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन होगा. द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स. अब इसका क्या मतलब? जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं इनके बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है फिशन और फ्यूजन रिएक्शन. ये दो ऐसे रिएक्शन हैं जिसके केस में हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है. अब होता क्या अब फिशन रिएक्शन को पहले देखते हैं कि फिशन रिएक्शन में क्या होता है. हम एक हैवी न्यूक्लियस लेते हैं यूरेनियम का. जब उस पर न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाते हैं तो जो यूरेनियम होता है वो स्प्लिट हो जाता है इंटू टू न्यूक्लियाई. बेरियम और क्रिप्टॉन में क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज़ करेगा. तो इससे क्या हुआ कि जो हमारी रिएक्टेंट साइड पे हमारा न्यूक्लियस था उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसका जो मैस होगा वो किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स में. अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन इज इक्वल टू mc², कि जो मैस है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को मैस में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो जब यूरेनियम का न्यूक्लियाई टूटता है तो क्या होता है, जो हमारे पास फ्रैगमेंट्स बनती हैं उनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि जब रिएक्टेंट साइड पे
जो हमारे पास मैस होता है वो ज़्यादा होता है, रिएक्ट करने वाली न्यूक्लियाई का मैस ज़्यादा होता है। जब टूटती है तो दो फ्रेगमेंट्स बना देती हैं। जब उन हम फ्रेगमेंट्स का मैस ऐड करते हैं ना और दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि जो यूरेनियम होगा उसका मैस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियाई, जो उसने प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बनाएंगे। उसकी रीज़न क्या है कि जब यूरेनियम टूटता है तो उसका कुछ मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए रिएक्टेंट साइड पे मैस ज़्यादा होता है जबकि काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और प्रोडक्ट साइड पे मैस कम हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी प्रोडक्ट की इंक्रीज हो जाती है बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स। कह रहे हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, जब भी एक न्यूक्लियस लेते हैं तो जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में स्ट्रॉन्ग, उन्होंने आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की हुई होती है, बहुत मजबूती के साथ एक दूसरे को जकड़ा हुआ होता है। जब भी हमें एक न्यूक्लियन को बाहर निकालना होता है, ठीक है, उस न्यूक्लियस में से बाहर निकालना होता है, तो वो जितनी फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ वो सारे इकट्ठे हुए होते हैं तो हमें उतनी ज़्यादा अमाउंट में उनको एनर्जी देनी पड़ती है। यानी जितनी एनर्जी के साथ वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं, कंपैक्ट हुए हैं, उसी अमाउंट में हमें एनर्जी क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, ताकि क्या हो, हम एक न्यूक्लियंस को वहाँ से निकाल सकें, डिस्टर्बेंस क्रिएट करके वहाँ से एक न्यूक्लियंस का निकाल सकें। तो जो ये बाइंडिंग एनर्जी होती है ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस को सेपरेट करती है। तो हमने अब देखा कि जो बाइंडिंग एनर्जी होगी, जो हमारी रिएक्टेंट साइड पे की बाइंडिंग एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स में। अब जितना बड़ा हमारे पास न्यूक्लियस होता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उतनी ही कम होती है, और जितना लाइटर, ठीक है, जितना स्मॉल हमारे पास न्यूक्लियस होगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उतनी ही ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न क्या है, जब एक बड़ा हम न्यूक्लियाई लेते हैं तो उसमें रिपेल करने वाले पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। मतलब यूरेनियम का न्यूक्लियस ले लें तो उसमें क्या है, प्रोटॉन्स की ज़्यादा तादाद है, ठीक है, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो एक दूसरे को रिपेल करने की ट्राई करते रहेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक दूसरे से अपार्ट मूव करने की ट्राई करेंगे, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पड़ने और उस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होगा, वो सारे तो एक दूसरे को पहले रिपेल कर रहे थे, ठीक है, तो उनके दरमियान कशिश की फोर्स भी कम थी, तो जब बाइंडिंग एनर्जी हमें देनी पड़ी वो कम देनी पड़ी। अगर हम लाइटर न्यूक्लियाई की बात करें जहाँ पे रिपेल करने वाले पार्टिकल्स क्या होंगे, कम होंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कम होंगे, तो वहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो हमें उतनी ही ज़्यादा देनी पड़ेगी उनको तोड़ने के लिए, क्योंकि रिपल्शन कम हो रही है तो वो एक दूसरे के ज़्यादा बाइंड हुए हैं, तो इसीलिए उनको क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है तोड़ने के लिए। तो द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ग्रेटर एंड दैट ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स इन द एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन। जो मैस होगा वो रिएक्टेंट्स का वो ज़्यादा होगा प्रोडक्ट की निस्बत। क्यों, अगर आप यूरेनियम का मैस देखें और जो उसके प्रोडक्ट्स बन रही हैं बेरियम और क्रिप्टॉन, उनका मैस देखें, बेरियम और क्रिप्टॉन का मैस को ऐड कर लें और साथ में यूरेनियम का मैस देखें, तो जो यूरेनियम का मैस होगा वो ज़्यादा होगा और जो उसकी प्रोडक्ट्स होगी उनका मैस कम होगा, क्योंकि जब यूरेनियम टूटा था तो उसका कुछ मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था, अकॉर्डिंग टू E=mc²। द मैस इज लॉस्ट इन द एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन। तो जो मैस होगा, जाहिर सी बात है एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है कि मैस ही लॉस्ट हो रहा है, रिएक्टेंट साइड पे मैस ज़्यादा था, प्रोडक्ट साइड पे कम है, तो मैस में क्या आ रही है, कमी आ रही है। नेक्स्ट वी शैल डिस्कस एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड पे ड्यूट्रियम है, ट्रिटियम है, ठीक है, तो जो ड्यूट्रियम है उसका मैस कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 2.0141 AMU, और जो ट्राइटियम है उसका मैस है 3.0160 AMU। हम रिएक्टेंट साइड पे इन दोनों के मैस को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 5.0301 AMU। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करती हैं तो प्रोडक्ट साइड पे हमें एक हैवी न्यूक्लियस मिलता है। इन न्यूक्लियाई की निस्बत हैवी न्यूक्लियस मिलता है हीलियम का, जिसका मैस होता है 4.0026 AMU, और साथ में एक न्यूट्रॉन भी रिलीज़ होगा, और जो न्यूट्रॉन होगा उसका मैस कितना होता है 1.0087 AMU।
तो हम क्या करते हैं, जब हीलियम और न्यूट्रॉन का मैस को ऐड कर लेते हैं प्रोडक्ट साइड पे, तो वो हमारे पास आता है 5.0113 AMU। अब इस रिएक्शन के हम क्यू वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हम क्या करेंगे, सम ऑफ मैस ऑफ रिएक्टेंट्स में से माइनस करवा देंगे सम ऑफ मैस ऑफ प्रोडक्ट्स को। क्यू वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ मैस ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ मैस ऑफ प्रोडक्ट्स। तो कितना रिएक्टेंट का मैस आया था, 5.0301 माइनस 5.0113। तो जब क्यू वैल्यू निकल के आई वो हमारे पास आई 0.0188 AMU। अब हमें पता है कि न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है, जब हम न्यूक्लियस की बात कर रहे होते हैं तो जो हमें एनर्जी चाहिए होती है वो हमें इलेक्ट्रोवोल्ट या मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की फॉर्म में चाहिए होती है। तो हम इस एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में, और हमें पता है कि 1 AMU किसके बराबर होता है, कितने एनर्जी के बराबर होता है। 1 AMU इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। जो हमारे पास एक एटॉमिक मैस यूनिट होता है वो कितने एनर्जी के बराबर होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की। तो जो ऊपर क्यू वैल्यू आई थी उसको मैं 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के साथ जब मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास आंसर आएगा क्यू इज इक्वल टू 17.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। अब देखा जा सकता है कि यहाँ पे जो हमारे पास क्यू वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई है, इसके साथ कोई नेगेटिव साइन नहीं है। तो हमने कहा ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास क्यू वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो हम ऐसे रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमारे पास था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि कोई भी आपको वो रिएक्शन दे देते हैं और पूछें कि आप कैसे बताइए ये रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो आप क्यू वैल्यू की मदद से बता सकते हैं कि आप मैस ऑफ प्रोडक्ट्स, मैस ऑफ रिएक्टेंट में से जब मैस ऑफ प्रोडक्ट को माइनस करेंगे तो जो आंसर आता है अगर तो वो पॉजिटिव आता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर नेगेटिव आता है तो फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, ऐसा रिएक्शन जिसको स्टार्ट करवाने के लिए हमें खुद एनर्जी एज इनपुट देनी पड़ती है। द न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन व्हेन द वैल्यू ऑफ क्यू इज नेगेटिव। जब हमारे पास क्यू वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे ये है एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन। यहाँ पे लिखा है क्यू इज़ लेस देन 0, क्यू वैल्यू 0 से कम है, तो इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ये हमारे पास हुआ एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन। द एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन रिक्वायर्स नेट इनपुट एनर्जी। ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसको स्टार्ट करवाने के लिए हमें इनपुट एनर्जी देनी पड़ती है। इन एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन देयर इज़ अ डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी होगी वो इसमें कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि इस रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए जो प्रोडक्ट साइड पे न्यूक्लियाई थी, हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे न्यूक्लियाई थी, उसको हमने खुद एनर्जी दी है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जब वो रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, उसकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी मैस में। इज इक्वल टू MC स्क्वायर के मुताबिक जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा उसमें जो प्रोडक्ट्स होंगी उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैस और बाइंडिंग एनर्जी। क्योंकि हम इस रिएक्शन में एनर्जी खुद दे रहे थे तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैस में कन्वर्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू इज इक्वल टू MC स्क्वायर। मैस ऑफ प्रोडक्ट्स इज ग्रेटर देन मैस ऑफ रिएक्टेंट्स। इस रिएक्शन में क्या होगा, जो प्रोडक्ट्स हमारे पास आएंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें मैस गेन हो रहा है, रिएक्टेंट साइड पे हम एनर्जी दे रहे हैं, जब वो रिएक्शन होगा तो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैस में, तो क्या होगा, मैस में इजाफा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जो हमारे पास प्रोडक्ट साइड होंगी वहाँ पे मैस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट साइड। तो हम कह सकते हैं कि एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन में मैस ऑफ प्रोडक्ट्स इज ग्रेटर देन मैस ऑफ रिएक्टेंट्स। मैस इज गेंड इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, मैस में इजाफा हो रहा है, जो प्रोडक्ट साइड पे न्यूक्लियाई है उसका मैस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट साइड। अब इसको एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। जब हम ड्यूट्रॉन, ठीक है, ड्यूट्रियम का रिएक्शन करवाते हैं गैमा रेज के साथ। अब जो गैमा रेज होती हैं ये चार्जलेस और मैसलेस रेज होती हैं, तो इसका तो मतलब कोई इसका न्यूक्लियन पे असर नहीं होगा। तो जब न्यूट्रॉन हमारे पास टूटेगा तो वो हमें एक प्रोटियम दे देगा और साथ में एक न्यूट्रॉन को इमिट करेगा। तो हम क्यू वैल्यू के लिए क्या करेंगे, टू कैलकुलेट द क्यू वैल्यू द एटॉमिक मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर।
अब उनके एटॉमिक मैसेज को अलग अलग से देख लेते हैं। जो न्यूट्रॉन का एटॉमिक मैस होता है वो बराबर होता है 2.01363 AMU के बराबर होता है, और जो मैस ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो हमारे पास बराबर होता है 1.00866 AMU, और जो मैस ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास होता है वो बराबर होता है 1.00728। अब जो हमारे पास रिएक्टेंट साइड है वहाँ पे अकेला क्या है, ड्यूट्रॉन है, ठीक है, ड्यूटियम है। तो हम क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू 2.01363 लिख लेंगे, माइनस जो मैस होगा प्रोडक्ट्स का उनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो जब ऐड करके इनका आंसर निकालेंगे वो आंसर हमारे पास आएगा AMU के फॉर्म में, लेकिन हमें एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए, मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट और इलेक्ट्रोवोल्ट की सूरत में। तो उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, एक AMU की वैल्यू पुट करेंगे, डेट इज इक्वल टू 931.481 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। जब उसकी वैल्यू हमने पुट की तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया Q इज इक्वल टू -2.15 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो क्या हुआ, Q वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है। तो हमने कहा ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास Q वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह से आप एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन में डिफर कर सकते हैं, किसकी बेस पे, Q वैल्यू के बेस पे। जब आप Q वैल्यू निकालोगे तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ऑल डिपेंड्स अपॉन Q वैल्यू। तो इस तरह से हम किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम फाइंड कर सकते हैं कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन है।